क्लास 12 के लिए मैथमेटिक्स का हम लोग बना रहे हैं, प्रश्नावली बनाने जा रहे हैं जो 1.3। पहले से आप लोग जानते हैं कि क्लास 12 के लिए प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2, इन दोनों प्रश्नावलियों के प्रत्येक प्रश्नों का हल आपने काफ़ी सेटिस्फाइड तरीके से, वेरिएबल तरीके से आपने सीखा है। और बेहतरीन डिमांड ये बनता है कि अब हम लोग 1.3 के प्रश्नों का हल भी सीखें। तो आइए आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों का सॉल्यूशन। इसमें प्रश्नों का सॉल्यूशन जानने से पहले ये जान लीजिए, देखिए इसमें आपको निकालना होगा GOF, आपको निकालना होगा FOG, या और भी आ सकता है FOH, मतलब ऐसे ही डिजिट्स आपको निकालने, इन्हीं का वैल्यू निकालना है। जनरली आपको दो ही चीज़ पढ़ने होंगे, GOF और FOG, यही पढ़ना है आपको। तो इसके लिए देखो, आप इसको चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, O के बदला में ना केवल कोष्ठ लगा लेंगे F, पहले ऐसे समझिए, G और O के बदला में कोष्ठ लगा लेंगे F, और कोष्ठ में x आप लिख सकते हैं यदि x के सापेक्ष लेना है तो। आराम से बात को समझिएगा, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही मतलब मान देगा। अभी तो एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ, जब मैं क्वेश्चन बनाने जाऊँगा ना तो आप खुद देखिएगा, जब इस तरह से हम लोग सिचुएट करेंगे तभी प्रश्नों का हल निकलेगा। और यदि आप इस तरह से सिचुएट नहीं करते हैं, सिंबल नहीं करते हैं, तब प्रश्नों का हल आप निकाल नहीं पाएंगे। इसको भी चाहें तो लिख सकते हैं FO का मतलब है बड़ा कोष्ठ, आज G तो G x के सापेक्ष है तो GX, इसको लिख सकते हैं। इसको भी लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि F बड़ा कोष्ठ HX। अब क्या करेगा ना, वहाँ पर FX का मान दे दिया होगा, GX का मान दे दिया होगा, HX का मान दे दिया होगा, और उसी का मान वेरिएबल कर करके मैंने निकाल करके ला करके प्रश्नों में रख करके उसका हल बनाना है। बस इतना बात आपको समझना है। इसके अलावा थोड़ी बहुत बड़ी बातें हैं, मतलब बहुत हल्का सल्का। आपको प्रांत सहप्रांत का नॉलेज होना चाहिए, तो प्रांत और सहप्रांत आप जानते ही हैं। मैं उसको इसीलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि विशेष कोई बहुत अच्छी तरीके से इसका बेसिक कंसेप्ट नहीं बन रहा है। प्रश्नों को जब मैं बनाऊंगा ना तो उसको प्रश्न का हल दे करके आपको समझ में आ जाएगा। मैं बेसिक कंसेप्ट बताऊँ चाहे ना बताऊँ, कोई विशेष फर्क पड़ने वाला इसमें नहीं है, क्योंकि प्रश्न का हल आपको वैसे ही बनाना है। अब देखो बाबू, F एक रिलेशन दे दिया है 1 to 4, 1 3 4 टेंस टू 1 to 5, और G एक रिलेशन दे दिया है 1 2 5 का 1 और 3 से। इसी को यहाँ बना कर लेकर चला है, 1 का 2 के साथ, 1 का 2 के साथ, 3 का 5 के साथ, 3 का 5 के साथ, 4 का 1 के साथ तो 4 का 1 के साथ। यही रिलेशन इससे बना लिया है। मैंने ये तो आपका टेंस टू दे दिया, मतलब इसका इसके साथ संबंध है। क्या संबंध है? तो संबंध यहाँ दे दिया है। अब बात समझ में। अब देखो, G में ये 1 to 5 का संबंध है 1 3 से। किस प्रकार का संबंध है? तो ऐसा संबंध है कि जब 1 रखेंगे तो मान 3 आएगा, जब 2 रखेंगे तो मान 3 आएगा, जब 5 रखेंगे तो मान 1 आएगा। अब आपको यहाँ पर केवल ज्ञात करना है GOF। क्या कहते हैं ना बाबू? GOF। तो मान यहाँ ज्ञात कर लीजिएगा। इसलिए यहाँ देखो ना, ये पहले F है ना, तो F में चलिए F1 रखिएगा ना तो इसका मान आएगा 1 पर क्या मान आएगा है 2 मान आएगा। याद रखिएगा, इसका काम पड़ेगा। जब F मान रख रहे हैं यहाँ पर 3 तो मान आ गया आपका 5। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? चलिए आगे देखिए, F जब मान रखे हैं 4 तो मान आ गया आपका कितना? 1। मान कितना गया बाबू? 1 मान आ गया है। बोलिए बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। इधर आ जा, G में निकालिए। G मान रख रहे हैं 1 तो मान आ रहा है 3, फिर G मान रख रहे हैं 2 तो मान आ रहा है 3, एंड लास्ट हो आपका कि G मान रख रहे हैं 5 तो मान आ रहा है 1। अब देख बाबू, आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है GOF। ये निकालना है बाबू, तो निकालो। इसलिए GOF बराबर G, अभी ने बताए थे कि आप ऐसे कर लीजिएगा तो FO का मतलब ये आ जाएगा ना। अब F है ना, तो 1 से स्टार्ट कीजिए, रखना 1 से F1 से स्टार्ट कीजिए। पहले 1 3 4 सब रखना पड़ेगा, तो F1 रखेंगे पहले। चलिए बराबर G, अरे F में क्या है बाबू? देखो ना, F में क्या है? ऊपर दे दिया है 1 3 4, तो 1 3 4 पहले ही मान दे दिया है इसका। G F1 का मान निकाल चुके। F1 का मान क्या है जी? 2। F1 का मान क्या है? 2। तो G2 आ गया। G2 का मान कहीं ना कहीं निकाले होंगे। G2 का मान कितना निकाले? 3। मैंने मान रखे हैं 1 तो मान आ गया है 3, मैंने 1 का मान 3 आ गया पहला।
पहला बात समझ में आया कि नहीं आया? देखो ना समझ में आएगा ना, मैं पहले भी बताया था आपको कि कोई टीचर पहला लेसन स्टार्ट नहीं करना चाहता है, चाहे हम लोग भी पहले लेसन पढ़ाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ना बच्चे इसको समझना नहीं चाहते हैं। यदि आप पूरा दिल लगाकर जी जान लगाकर इसको समझने का कोशिश करते हैं बाबू, यकीन मानिए एकदम 100% सत्यार्थ बात है कि इससे आसान प्रश्नावली, इससे आसान लेसन आपको कोई मिलेगा ही नहीं। और आपका कंसंट्रेशन डिस्टर्ब है, किसी प्रकार की बीमारी के शिकार है या कहीं से भी आपका माइंड कॉन्सनट्रेट नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में आपके लिए बहुत मुश्किल काम हो जाएगा प्रश्नों का हल बनाना। आज से पूरी सार्थकता के साथ समझना स्टार्ट कीजिए। चलिए फिर देखिए, GOF बराबर GAF, अब दूसरा का मान रखेंगे 3 ना, F में 3 आप बंद कर देंगे तो GF3 का मान कहीं निकला होगा 5। देखो G5 का भी मान कहीं निकला होगा, G5 का मान 1 आ गया ना जी। अब देखो अगला देख लो, एक अगला लास्ट एंड GOF है बराबर, देखिए तो क्या माना गया आपका जी बड़ा कोष्ट F लास्ट में क्या है 4, तो जी 4 का मान 1 है, 4 का मान क्या है जी, तो 1 का मान कितना है 3 है, इसलिए GOF डायरेक्ट निकालता हूँ। अब यहाँ देखो, इसलिए GOF बराबर, देखो मान क्या आ गया कोष्ट में लिखेंगे तो जब पहले मान रखे हैं 1 तो मान आया है 3, मैंने पहला हल हो गया 1 का मान 3, मान रखे हैं 3 तो हल आया है 1, मैंने 3 का मान 1, अब मान रखे हैं यहाँ पर 4 तो आ गया मान आपका 3। यही आंसर होना चाहिए। आप थोड़ा मिला लीजिएगा बुक में क्या आपका आंसर दिया है। बस कहाँ गए लूलू, तू लोग भी बदल के आ रहा है सब ना, क्या कह रहा है दिन जाओ शूटिंग करने जाओ, शूटिंग करा रहा था, रहने दीजिए। चलो अभी देखो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 2 इसको साबित करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट है बाबू, ये पहला हई पार्ट है, दूसरा हई पार्ट है, और दोनों को साबित करना है। क्या करना है जी, इसको भी इतना लेकर के इतना साबित करना है, इसमें इतना लेकर के उतना साबित करना है। देख भाई ये इतना बेहतरीन प्रश्नावली है कि इसमें आंसर गलती आने की कोई चांसेज नहीं रहता है। यदि तुम लोग मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं ना तो यकीन दिला रहे हैं कि इस प्रश्नावली से एक भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं। जितना क्वेश्चन पूछेगा, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, सबको आप पटक डालेंगे, सबको। इसलिए एक्यूरेसी के साथ आपको पूरी लगन के साथ है भिखारी, पूरे एक्यूरेसी के साथ पूरी लगन के साथ आपको मिलना इसमें ज़रूरी है। इतना लेकर इतना साबित कीजिए, चाहे इतना लेकर के इतना साबित कीजिए। इसको बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS, इसको बोलते हैं। तो पहले नंबर पहले इसको साबित कीजिए ना, सॉल्यूशन देख रहे भाई रे, इसका सॉल्यूशन है LHS है, फ्रॉम LHS ना बाबू। LHS क्या है बोलिएगा, F प्लस G है क्या हो जाएगा OH, इतना लाना है, ये लाना है। चलो यहाँ बराबर है, देखो F प्लस G है, O हटाइएगा तो कोष्ट लग जाएगा, H आ जाएगा X। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं आया, X के सापेक्ष तो X आ गया। अब तो बेसिक में भी यही बता रहा था तब से मैं ना कि O हटाएंगे तो कोष्ट आएगा, X ले लिए। अब दोनों का बारी बारी के साथ बारी से ले लीजिए, मैंने इसका भी गुणा कर लीजिए इसमें। अब तो गुणा में आ गया ना यार, है गुणा में है तब गुणा में आ गया, इसका गुणा इसमें करो, मतलब H H इंटू X आ गया ना गुणा में, प्लस यो गुणा में आ गया G कोष्टवा सेम टू सेम रहेगा H इंटू X। देख भाई किए क्या है, घबराओगे तो काम घबरा जाएगा। पहले G का गुणा है इतना में किए हैं तो G आई सेम टू सेम, तो G F तो सेम टू सेम, फिर G तो सेम टू सेम, तो फिर G तो सेम टू सेम ना हो गया। अब देख बाबू, जब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं तो इसको भी तो आप चाहें तो लिख सकते हैं FOH नहीं लिख सकते हैं। फिर O हटाएंगे, सुन, फिर O हटाएंगे तो बड़ा कोष्ट आएगा HX लिखा जाएगा आपका, प्लस इसको भी ऐसे ही G है ना जी OH बनाएंगे रखेंगे तो आ जाएगा। यही साबित करना था RHS। एक और है उसको भी देख लीजिए, इसी में ये क्या आ गया RHS। देख ना समझ में आएगा बाबू ना, तो इसका 100 गो तरीका है समझाने का, बशर्ते कि आप कहें कि हाँ मेरे को समझना है, ठीक है ना। ये हो गया ना, ये पुनः यहाँ देखो बाबू, इसमें आप ये पहला पार्ट मान लीजिए, A मान लेते हैं, इसको A पार्ट मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं B पार्ट मान लेते हैं। आप सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, लिख लेंगे LHS
से मतलब फ्रॉम LHS। बोलिए क्या है, F इंटू जी, यहाँ पर क्या होगा जी OH। देखो भाई ध्यान से बात को देखो यार, मैंने कौन नहीं इसको बना सकता है जी, कौन नहीं बना सकता है इसको। देखो इसमें ये पता नहीं चलता कि क्या लिखूं, और लिखोगे तो सब सही होगा। बहुत मतलब अजूबी पढ़ाई है ये। इसमें ये समझ में नहीं आएगा का लिखी का दूसरा का लेने का लिखी आ कुछ लिखवा तो सही हो। जैसे अब यहाँ भी बनाइएगा तो F इंटू जी गुणा है बाबू, अगर घटाइएगा तो A वो के बाद यहाँ हो जाएगा X। अब बारी बारी से गुणा कर लो, पहले F का गुणा इसमें क्या बाबू, इसे गुणा कर लेते हैं तो F बड़ा कोष्ट HX होगा ना, फिर इंटू फिर जी का G बड़ा कोष्ट HX। अब चल बाबू अब इसको भी O लगा सकते हैं, अब FOH हो जाएगा, एक में कर लीजिए इंटू इसको रखेंगे तो GOH ना हो गया, यही साबित करना है RHS। देखो मैंने क्या कहा, शायद आप लोग मेरी बात पर फिर भी ध्यान नहीं दिए हैं। इसमें ये पता नहीं चलता है कि मैं क्या लिखूं, लेकिन कुछ भी लिखोगे तो वो सही ही होगा। और सबसे बढ़िया नंबर दिलवाता है एग्जामिनेशन में वो इसलिए कि इसमें तुम्हारा गलती भी नहीं करेगा। जो भी लाना है खींच खाच करेंगे तो सही तक पहुँचिए जाएंगे। ओके चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो आराम समझो बाबू, यहाँ भी आपको निकालना है GOF FOG। अब देख रहे हैं पहले कौन निकालना है, पहले यही निकालना है बाबू, पहले GOF उसके बाद FOG निकालो बाबू। ये मान दे दिया, FX का मान दे दिया है mod x और GX का मान दिया mod में 5x - 2 और इसका मान निकालना है तो निकालो तो। इसलिए GOF अरे भाई बात करोगे तो ऐसा ना कंडीशन तुम्हारी खराब होगी कि कुछ नहीं मिलेगा। ये देखो जी हैंग कर दिया जाएगा तो हो जाएगा FX, होगा कि नहीं होगा बाबू, होगा कि नहीं होगा बराबर। है देखो जी FX का मान दे दिया है mod में x दे दिया है ना। अब देखो बाबू यहाँ पर जो भी रहेगा GX, यहाँ जो भी रहेगा वो रखाएगा mod में ना, यहाँ जो भी रहेगा यहाँ तो 5 है ना, 5 है ना, ये समझना पड़ेगा यहीं पर आपको। GX का मतलब ना 5x - 2। तो है देखो ये चीज़ यहाँ लिखाएगा ना तो 5, लेकिन जहाँ x था ना एक जगह mod x है तो 5x का जब लिखा जाएगा mod x -2। नहीं समझ में आया, बनाइएगा तो 5 mod x, mod में से बाहर निकले x का x आ जाएगा -2। मिला आंसर, मिलाइए आंसर मिलाइए। और यहाँ आइए और नहीं एक और बच्चा है FOG निकालो बाबू, नीचे आ जा अगेन चाहे लिख लीजिएगा पुनः देख बाबू FOG क्या निकालना है, FOG बराबर F G, यहाँ पर क्या कर देंगे बाबू x। अब देख बाबू GX है ना, GX का मान देखिए क्या दिया है, ये GX का मान दे दिया है 5x - 2। चल बराबर डायरेक्ट समझो बाबू। FX का मान दे दिया है, FX का मानवा mod में x, माने जौन चीज़ यहाँ पर है वही चीज़ mod में है। अरे भाई सुन ना रे, F में आगे बाद जौन चीज़ वही चीज़ mod में है, तो यहाँ भी जौन चीज़ है ये चीज़ mod में रख देंगे तो FX का मान निकल जाएगा बराबर। ये खाली कर देंगे mod में 5x - 2, इसका हल निकालेंगे तो केवल बन जाएगा आपका 5x - 2। आंसर mod में ही दिया है। अब दोनों में जो आंसर दिया आप मिला लीजिएगा, ऊपर वाला भी आंसर दे सकता है, नीचे वाला भी आंसर दे सकता है। आइए आगे देखा नंबर अब 2, GOF निकालिए सबसे पहले। इसलिए GOF मतलब G OF का मतलब यहाँ पर केवल FX, सही है ना, बराबर G FX का मान दे दिया है, देखिए कितना दिया है 8x³ दिया है ना, बराबर। अब देख GX का मतलब जौन यहाँ पर वही रहेगा, इसका पावर 1/3 रहेगा, तो हेकरो मतलब जौन यहाँ पर है वही यहाँ पर रहेगा, लेकिन पावर ना 1/3 होगा। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं आया, ये ना होगा जी बराबर। इसको तुझको बनाइए तो इस सबको चाहे तो इसे लिख सकते हैं 2x का पावर 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। 2 का 3 बार करेंगे तो 8x³। अब गुणे में क्या है 1/3, 3 से 3 कट गया, केवल आ गया 2x, आंसर मिला पहला आ गया। फिर देखो बाबू पुनः अब का निकालना है FOG तो FOG का मतलब F
आई जी का मतलब क्या होगा बाबू? जी एक्स बराबर एफ। जी एक्स का मान बोलिए कितना दिया है? एक्स का पावर 1/3। चलो अब नीचे ध्यान दो, देखिए एफ एक्स का मान दे दिया है ना 8x3। यदि यहाँ पर x रहेगा ना तो x वक्त जब इतना चीज़ लिखाएगा 8 रहेगा और जो यहाँ पर है उसी का q लिखाएगा। तो यहाँ भी इसको भी बनाइएगा, इसको भी बनाइएगा, इसको भी। तो 8 रहेगा x यहाँ पर जो है उसका पावर 3 रहेगा ना। तो देखो यार यहाँ x है तो केवल x है, यहाँ है तो इतना पूरा लिखना पड़ेगा ना 1/3। और इसका q है तो इसका भी कितना, किसका q आ जाएगा? इसका केवल q, माने इसका आ जाएगा q बराबर 8 गुणे 3 से 3 खत्म, केवल x मतलब 8x। मिलाइए का आंसर, सारा आंसर आ जाना चाहिए। क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 3 तक। क्वेश्चन नंबर आपका 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए एफ एक्स का वैल्यू दे दिया, हम लोग डायरेक्टली सॉल्यूशन बना रहे हैं बाबू। देखो यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग नहीं बना, सॉल्यूशन बनाते डायरेक्ट है। एफ एक्स का वैल्यू दे दिया है 4x + 3 बट्टा में 6x - 4। ये एफ एक्स का वैल्यू दे दिया है। तो कह रहा है कि x का x ≠ 2/3 पर एफ एक्स बराबर x साबित करना है। इतना बराबर एफ एक्स साबित करना है, मतलब एफ एक्स बराबर x साबित करना है। तो निकालना यार, इसको निकालो फटाफट, ओकरा बाद इसका प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो पहले इसको निकालो ना, इसलिए एफ एक्स बराबर इसका मान निकालते चलिए, फटाफट निकालते चलिए इसका सब का मान। चलिए इसका मान निकालते चल रहे हैं। देख बाबू बराबर एफ ऐसे कर लेंगे तो एफ एक्स, ठीक है ना। एफ एक्स का मान दे दिया, बोलो कितना दिया है? तो 4x प्लस में 3 बटा में 6x - 4। आगे बात समझ में? एफ एक्स बराबर हेतना, मैंने हेतना लिखाएगा और यहाँ जो है वो यहाँ है ना। तो इसका भी मतलब हेतने लिखाएगा और यहाँ पर जो है ना वो यहाँ रहेगा। मैंने पहले x जहाँ था ना, अब x के जगह पर 4x + 3 बटा 6x - 4 है। तो ये सेम टू सेम लिखाएगा, लेकिन जहाँ x हुआ करता था अब x जगह पर इतना मान लिखाएगा क्योंकि यहाँ पर वही दिया है उसकी जगह पर। तो पहला है 4 है ना, 4 × x का मान क्या लिखाएगा? 4x + 3 बटा में 6x - 4 हो जाएगा ना। प्लस में 3 बटा फिर 6x x का मतलब पूरा 4x प्लस में 3 बटा में 6x - 4 है ना, -4। इसको बनाने पर 1 आना चाहिए, x केवल आना चाहिए। कितना आना चाहिए बाबू? x। इसको हल करने पर केवल x बाहर निकलना चाहिए। बनाकर चेक करो, गुणा कीजिएगा, गुणा कीजिए। 4 चौका 16x + 4 तिहाई 12। इसको एक लिए बना लें, बट्टा वाला जोड़ घटाओ एक बार, तो 3 से गुणा कर देंगे। अरे बट्टा वाला जोड़ घटाओ एक बार बना ले रहे हैं। 3 6 के 18x - 3 चौका 12। अब बाटा में क्या बच जाएगा? ये केवल 6x - 4। नीचे वाला का भी ऐसे ही बनाओ बाबू, नीचे वाला को भी नीचे आ जा चला। 6 चौका 24x प्लस में 6 3 18, फिर एक गुणा में माइनस में 6 चौका 24x माइनस प्लस में 4 चौका 16। अब बाटा में क्या आ जाएगा आपका? 6x - 4। बाटा में आ गया आपका इसका केवल 6x - 4 है। 6x - 4 से 6x - 4 खत्म हुआ कि नहीं हुआ? ये 12x से 12 खत्म, 24x से 24x खत्म। अब देखो ऊपर क्या लिखेंगे? 16x और 18x 32x। अब बाटा नीचे देखो क्या लिखेंगे? 18 और 16 32। अब यहाँ आ जाओ, माने 32x बाटा में केवल 32। 32 से 32 खत्म, केवल x आया कि नहीं आया? तो ये RHS आ गया। एक साबित करना था तो x आया कि नहीं आया बाबू? ये तो पहला आ गया आपका। बोलिए पहला समझने में कोई दिक्कत हो तो? इसको जोड़ने पर तो जो भी आएगा दोनों बराबर आएगा। तो नीचे भी वही आएगा, सॉरी माफ़ी चाहते हैं बाबू। यहाँ 34 आएगा तो ऊपर 34 तो नीचे 34 से आएगा, दोनों कट जाएगा, दोनों सेम आएगा। वो सेटिंग है, गड़बड़ी थोड़ा आएगी। तो x आपका साबित हो गया। प्रतिलोम ज्ञात करना है ना बाबू, इसका क्या ज्ञात करना है? प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो प्रतिलोम ज्ञात करने के इसको फिर y मान लेंगे, तो बराबर y माना। चलो बाबू प्रतिलोम ज्ञात करो, माना। प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। मन निष्कर्ष क्या निकला कि y बराबर में देख बाबू 4x प्लस में 3 बटा 6x माइनस है बाबू है। सुनो,
एक्स का मान निकाल लो, एक्स का मान निकालो, प्रतिलोम निकलेगा। इसमें से जैसे वाई का मान इतना है ना, आपको हल करके वाई एक्स का मान कुछ निकालना है, एक्स का मान कुछ निकालना है, तो निकालिए, मैं निकाल रहा हूँ। अब देखो यहाँ समझो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये गुणा में आएगा, माने 6xy माइनस 4y, अब बराबर में क्या बच जाएगा 4x प्लस में 3। सही बात है ना। तो हल करते हैं, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये माइनस में 4y, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, ये 4x, ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में 6xy। देखो ऐसा कर क्यों रहे हैं, x वाला को एक तरफ कर रहे हैं, y वाला को एक तरफ, ताकि x का मान निकाल सकें। तो निकालो मान, यहाँ पर माइनस कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पर तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो 4y प्लस में 3 बराबर, यहाँ कॉमन कर लीजिए ना, माइनस x कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ केवल बच जाएगा 4, लेकिन 4 बचेगा माइनस में, क्या माइनस x कॉमन किए हैं आप, प्लस में केवल 6y माइनस कॉमन कर लिए हैं, माइनस माइनस कट जाएगा, ये 4y प्लस 3, इसको इधर ला बाबू, इसको इधर लाइए, तो पहले लिख लीजिए 6y प्लस में और माइनस में 4 बराबर में x। देख रहे भाई, अब y का मान ऊपर क्या निकला है, y का मान क्या है ऊपर मिलाओ तो 4x प्लस 3 मिलाइए, बाटा 6x माइनस 4, ये x का मान है, और y का x का मान क्या निकला है, केवल x जब y रिप्लेस हो गया है, मतलब 4y प्लस 3 अब बाटा 6y माइनस 4। फिर समझिए, y का मान क्या ऊपर था कि 4x प्लस 3 बाटा 6x माइनस 4, x बराबर निकालें तो वही चीज़ रिप्लाई हो गया। मैं कहने का मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे से रूपांतर, मतलब y बराबर आपका आ गया, y बराबर आपका मान था, एक बार और लिख देते हैं, चूँकि x बराबर क्या आ गया बाबू 4y प्लस 3 अब बाटा 6y माइनस 4 है। देखो बाबू, अब आप चाहें, देखो fx बराबर है इतना लिखे हैं, और वह सेम टू सेम चीज़ यहाँ है। आप चाहें d2 लिख सकते हैं कि x बराबर fy, नहीं लिख सकते हैं जी, नहीं लिख सकते हैं। आप चाहे डायरेक्ट समझिए ना, ये मान में ना रिप्लेस हो गया है, इसलिए ये स्वयं मैंने इसका प्रतिलोम अपने ही बराबर है, इसका प्रतिलोम अपने ही बराबर है, क्योंकि दोनों का मान बराबर है, खाली जिस वैल्यू को बदले x बदले तो x बदला, y आ गया है, y आ गया है। मतलब ना आपको डायरेक्ट ये लिखना पड़ेगा ना कि इसका प्रतिलोम यह स्वयं है, लिख देंगे। इसलिए f का, अरे f के मानो है इतना बा, अब y रखें तो फिर y आ गया, मतलब सेम टू सेम, इसलिए f का प्रतिलोम स्वयं f ही है। बस हो गया। नंबर 5 और आज का लास्ट प्रश्न, इधर देखिए, मुंह सुखा कर बैठा है सब। क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन आज का, यहाँ ध्यान दीजिए बाबू। इन कह रहा है कि निम्नलिखित के प्रतिलोम फलन का अस्तित्व बताना, मतलब बताना है कि इसका प्रतिलोम फलन है कि नहीं है। अब देखो, किसी भी फलन का प्रतिलोम तब निकलेगा जब वो एकाएकी भी होगा और अक्षादक भी होगा। एकाएकी भी होना चाहिए और अक्षादक भी होना चाहिए। यदि केवल एकाएकी नहीं होगा, चाहे केवल अक्षादक नहीं होगा, तो ऐसी कंडीशन में भी उसका प्रतिलोम फलन नहीं होगा, चाहे उसके प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं होगा, चाहे एफ इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। बनाना स्टार्ट करो, सॉल्यूशन बना रहे हैं, बताना है कि इसका प्रतिलोम फलन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। देखो बता रहे हैं, यहाँ यहीं से चेक हो जाएगा, यहीं से। एक का प्रतिलोम 10 पर, 2 का प्रतिलोम 10 पर, इसके लिए यदि बनाइएगा देखिए ना, 1 भी 10 पर, 2 भी 10 पर, 3 भी 10 पर। आप एकाएकी का पहचान है कि प्रत्येक का अलग अलग प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो आप डायरेक्टली लिखिए ना कि चूंकि 1, 2, 3 तथा 4 में से प्रत्येक का प्रतिबिंब 10 पर ही बन रहा है, अतः यह एकाएकी नहीं है, अर्थात इसके इसका अस्तित्व नहीं है। मैं इसका अस्तित्व मतलब कौन चीज़ का प्रतिबिंब का अस्तित्व नहीं। लिखिएगा चूँकि 1, 2, 3 तथा 4 का प्रतिबिंब, आराम समझो बाबू, प्रतिबिंब किस पर बन रहा है? प्रतिबिंब 10 पर ही बन रहा है। किस पर बन रहा है बाबू? का प्रतिबिंब 10 पर ही बन रहा है, इसलिए एफ एकाएकी नहीं है।
एफ एकाएकी नीचे जा बाबू, एफ एकाएकी नहीं है, एफ एकाएकी नहीं है ना, इसलिए एफ यूनिवर्स है। ये प्रतिलोम है बाबू, एफ यूनिवर्स इसी को प्रतिलोम बोलते हैं। का अस्तित्व नहीं है, का अस्तित्व नहीं है, का अस्तित्व नहीं है। बस आओ ऊपर आओ बाबू, यहाँ भी पता करो। देखो तो केवल एकाएकी भी नहीं होगा तभी नहीं हो पाएगा, केवल आच्छादक भी नहीं तभी नहीं होगा, दोनों नहीं होगा तो पक्का नहीं होगा। तो केवल यदि एकाएकी नहीं होगा ना तो आगे हम लोग को जांच करने की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि कन्फर्म हो गया कि अस्तित्व उसका नहीं है प्रतिलोम का। यहाँ देखो बाबू, 5 का प्रतिलोम 4 पर और 7 का भी प्रतिलोम 4 पर, तो 2 का एकाएकी पर नहीं बन गया है, इसलिए भी एकाएकी नहीं है। और जब एकाएकी नहीं है तो इसके प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है। लिख देंगे सब सोल्यूशन बना हम लोग, लिखिएगा डायरेक्ट। चूँकि 5 तथा 7 दोनों का प्रतिबिंब, दोनों का प्रतिबिंब 4 पर ही है, 4 पर ही है। अतः दोनों का प्रतिबिंब 4 पर ही है, अतः क्या एफ एकाएकी नहीं है, एफ एकाएकी नहीं है। जी दिया यहाँ पर, ओके। जी एकाएकी नहीं है, जी एकाएकी नहीं है, इसलिए जी यूनिवर्स का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। और जब लास्ट बार जब अब एच दे दिया है, यहाँ पर देखो तो बना के भी चाहे तब चेक कर सकते हैं, बना के भी चेक कर सकते हैं। आप डायरेक्ट भी चेक देखो, 1 का 7 पर, 2 का 7 पर, 3 का 9 पर, 4 का 11 पर, 5 का 13 पर। ना तो पहले वाला एक जैसा है और ना ही बाद वाला एक जैसा है, इसका मतलब एकाएकी भी एक छादक भी है। तो लिखिएगा, चूँकि प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब स्वप्रांत पर अलग अलग बना है तथा स्वप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है, इसलिए एकाएकी एक छादक है। क्योंकि पहले का तो मैंने अलग अलग बनाया था, एकाएकी है। आप बी वाला प्रत्येक किसी न किसी का है तो इसका मतलब अक्षादक है, तो ये दोनों है। लिख दीजिएगा कि चूँकि क्या प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब स्वप्रांत में अलग अलग है, स्वप्रांत में अलग अलग है, अतः एच एकाएकी है ना बाबू। ये पहले एकाएकी के पास आने एकाएकी है, जबकि स्वप्रांत का प्रत्येक अवयव, जबकि स्वप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के ऊपर आ जा बाबू, स्वप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है ना जी। मिलाइए, देखो प्रांत स्वप्रांत का प्रत्येक प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब क्या बाबू अवश्य प्रतिबिंब अवश्य है, अतः एफ अक्षादक है। एच ना, एक अक्षादक है। तो एफ पहले निकाले कि एकाएकी है, अब निकाल दिया अक्षादक है, इसलिए एच एकाएकी अक्षादिक है, एकाएकी अक्षादक है, अक्षादक है, अतः इसलिए एच इनवर्स का अस्तित्व है, का अस्तित्व है। क्लियर हो गया, मिला सकते हैं आप, पहला का नहीं, दूसरा का नहीं और तीसरा का हाँ, मिला सकते हैं। आंसर क्या दिया इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक के प्रत्येक प्रश्नों का हल हम लोगों ने इस क्लास के माध्यम से देखा। अब कल मतलब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से और प्रत्येक प्रश्न का हल बनाएंगे प्रश्नावली 1.4 तक। ओके, डन।
तरह से आपने अंत तक देखा और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसके कंसेप्ट को भी बेहतरीन ढंग से समझा। चलिए अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बार और मैं दोहराना चाहता हूं, आपके दायित्व को एक बार और मैं याद दिला देना चाहता हूं। इस पूरे ऐसे विषम परिस्थितियों में मैं आपको बेहतर से बेहतर वीडियो दे रहा हूं, तो आपका भी निश्चित रूप से कुछ दायित्व बनता है कि आप मेरे लिए कुछ करें, इस चैनल के लिए कुछ करें। तो चैनल को सब्सक्राइब तो आप ऑलरेडी कर लिए हैं, किसी और से सब्सक्राइब करना आपका दायित्व बनता है। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और यदि समझने में कोई परेशानी हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो निश्चित रूप से आपको कमेंट करना चाहिए। मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स का 100% सेटिस्फाइड वाला आंसर देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को शेयर करना आपका सबसे बड़ा दायित्व बनता है, ताकि दुनिया को पता चले कि इस प्रकार हाई लेवल एजुकेशनल वीडियो अब यूट्यूब पर आने स्टार्ट हो गए हैं। और बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी या क्लास 9 से क्लास 12 के मैथमेटिक्स की तैयारी करने वाले विद्यार्थी घर बैठ करके ही जबरदस्त, उत्साहवर्धक, उत्तेजक, उत्प्रेरक और बेहतरीन स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए केवल इतना ही। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी आपके पास सोशल मीडिया ग्रुप हैं, वहां शेयर करना आपका दायित्व बनता है। अंत में इतना ही। जय हिंद।